देश की आईटी इंडस्ट्री रोज़ नए बदलावों से गुजर रही है। एआई के रूप में हमारे सामने चुनौतियां हैं और कई अवसर भी हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो भारत ने उसमें कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बात हमारे साथ इन सारे मामलों पर बात करने के लिए देश के आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी मौजूद हैं। सर, आपका जागरण में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका सर एक बड़ा सवाल आपसे एआई को लेकर हो रहा है कि सैम ऑल्टमैन भारत आए थे। सैम ऑल्टमैन ने भारत की बहुत तारीफ करी कि भारत ने कि लोगों ने जैसे एआई को अडॉप्ट किया है वो कोई दुनिया के किसी मुल्क ने ऐसा नहीं किया। जहाँ तक हम भारत की बात करें तो भारत में एआई पे काफ़ी R&D चल रही है, सरकार के बड़े इनिशिएटिव सामने आ रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में कई तरह की शंकाएँ हैं कि क्या एआई हमारी जॉब ले जाएगी, कि एआई की एथिकल सवाल उठ रहे हैं, एआई को लेकर गलत इस्तेमाल की बातें उठ रही हैं। सरकार इसको कैसे टैकल कर रही है और इसका सरकार का अपना क्या तरीका है इसको टैकल करने के लिए? सर देखिए, ये जो सभी सवाल हैं, इनोवेशन जब आता है ऐसे सवाल भी आते हैं कि क्योंकि एक तरह से जो अंग्रेजी में कहते हैं फियर ऑफ द अननोन, और जब अननोन होता है कि काफ़ी सारे ऐसे स्पेकुलेशन भी होता है कि बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव होगा, जॉब्स लॉस काफ़ी होगा। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो एआई के दुनिया को हम जो देख रहे हैं आज के दिन, वो बड़े अर्ली स्टेज एआई है। थोड़ा क्रिटिकल मास बन गया है। ओपन एआई ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्रिएट किए हैं और लैंग्वेज मॉडल्स भी हुए हैं। तो एक तरह से इट इज़ कमिंग ऑफ एज ऑफ एआई, बट ये एआई को काफ़ी दूर जाना है बिफोर इट स्टार्ट्स जॉब लॉस वगैरह, जॉब पे इम्पैक्ट करना। क्योंकि आज के दिन अगर आप एआई को देखोगे और एआई के फंक्शनैलिटी को देखोगे, एआई टास्क कर सकता है लेकिन ह्यूमन को नहीं रिप्लेस कर सकता। यानी कि ह्यूमन जो 10 टास्क करेगा, एक टास्क वो एआई कर सकता है और ज़्यादा एफिशिएंट कर पाएगा। ऐसा टास्क ओरिएंटेड एआई का एक तरह से ट्रेंड है। और तो ये जो थोड़ा नैरेटिव बना है कि एआई जॉब लॉस होगा, क्रिएट होगा, ये हो सकता है 5, 10, 8 साल के बाद जब एआई रीजनिंग कर पाएगा, ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर पाएगा, वो सुपर इंटेलिजेंट एआई जो कहते हैं, आर्टिफिशियल जेनरेटिव एआई जो कहते हैं, AGI कहते हैं, जनरल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो उस लेवल पर ऐसे बातें करना उचित होगा कि हाउ इट विल डिसरप्ट द जॉब मार्केट और वर्कफोर्स मार्केट। आज के दिन में एआई एक तरह से एफिशिएंसी, मच मोर रेस्पॉन्सिव टास्क मैनेजमेंट, उस तरफ जा रहा है। तो ये जो थोड़ा पैरानोया क्रिएट हुआ है, थोड़ा मैं मानता हूँ थोड़ा मिसगाइडेड है। आज के दिन में इसकी कोई शंका या इसकी कोई डाउट होना ज़रूरी नहीं है। सर, जो बात आ रही है दुरुपयोग की, गलत इस्तेमाल की, ये बात सही है। ये ज़रूर बात सही है कि एआई जैसे इससे पहले इंटरनेट का एक नैरेटिव था कि एज मच वो अच्छा भी कर सकता है, इंटरनेट का तो अच्छा प्रभाव है ही, लेकिन उसके साथ यूज़र हार्म भी है, क्रिमिनलिटी भी है। उसी तरह एआई का भी एक 2 पहलू है, एफिशिएंसी भी, टास्क मैनेजमेंट भी, लर्निंग मॉडल्स भी, बट मिसयूज भी, यूज़र हार्म भी। तो जैसे कल जब हम सैम ऑल्टमैन से मिले और एक चर्चा था, हमने उनके साथ कहा कि देखिए, हमारा जो रवैया है, भारत सरकार का जो थिंकिंग है कि हम यूज़र हार्म को रेगुलेट करेंगे, हम यूज़ केसेस को नहीं रेगुलेट करेंगे। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि एआई यहाँ पर नहीं करना चाहिए, ये एआई के इनोवेशन यहाँ पर नहीं करे। हम यही कहेंगे जो भी इनोवेशन होता है देश में, जो भी इनोवेशन का प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे, हमारे डिजिटल नागरिक के सेफ्टी और ट्रस्ट से वो खिलवाड़ नहीं करेगा। तो यूज़र हार्म के प्रिज्म से हम रेगुलेशन करेंगे। जैसे जब मैंने उस टॉपिक को रेज किया सैम ऑल्टमैन के साथ, ही वॉज वेरी एग्रीएबल टू दैट अप्रोच। जी सर, बार बार ये कहा जाता है, एक नैरेटिव कहा जाता है, बार बार बात कही जाती है कि पिछले 65 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ आईटी सेक्टर में। तो आप क्या मानते हैं कि मोदी सरकार की या केंद्र सरकार की अगले 9 साल की क्या उपलब्धियां हैं? नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि पिछले 65 साल में कुछ नहीं हुआ है। हमने ये कहा कि अगर आप पिछले 10 साल को देखते हैं, यूपीए के 10 साल, जो हम मानते हैं पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली एक लॉस्ट डेकेड था, और आप कंपेयर करें उस लॉस्ट डेकेड में टेक्नोलॉजी की दुनिया और टेक्नोलॉजी का जो नैरेटिव और टेक्नोलॉजी का जो इन्वेस्टमेंट, और आज के इस 9 साल को कंपेयर करें,
बड़ा स्पष्ट रूप से ये स्थापित हो जाता है कि 2014 में देश में जब टेक्नोलॉजी का बात होता था, हम 2G स्कैम, अंतरिक्ष देवा स्कैम, BSNL के डिमाइस, इफ़ यू वांट टू कॉल इट दैट, टेलीनॉर, नोकिया, एतिसलात जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर देश से भाग रहे थे या दौड़ रहे थे, जो भी कहो आप, वो था नैरेटिव उन दिनों में। और एक और ये नैरेटिव था कि भारत मूल रूप से टेक्नोलॉजी का एक कंज्यूमर था, प्रोड्यूसर नहीं था। हाँ, जरूर ये था कि IT और ITES के दुनिया में हम एक तरह से दुनिया के बैक ऑफिस बन गए थे, लेकिन हम कोई लीडिंग एज टेक्नोलॉजीज में लीडर नहीं थे। अगर आप इस 9 साल के बारे में आप रिपोर्ट कार्ड बड़े डिस्पैशनेट से आप देखोगे, आप देखेंगे कि एक तो IT ITES को हमने आगे बढ़ाया है, बहुत ग्रो किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट, कंज्यूमर टेक में, डीप टेक में जैसे AI, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा कोई जगह नहीं है टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहां पर भारत या भारतीय एंटरप्रेन्योर या भारतीय कैपेबिलिटीज ना हो। ये एक तरह से यूनिपोलर IT ITES के टेक इकोनॉमी से एक मल्टीपोलर, मल्टी फैसेटेड, कैपेबिलिटी ड्रिवन टेक इकोनॉमी बन गया है। 2014 में हमारा डिजिटल इकोनॉमी टोटल GDP का 4% था। आज 9 साल के बाद ये लगभग 10% बन गया है, और 25-26 में हम मानते हैं कि ये 20% ऑफ द टोटल GDP बनेगा। तो एक तरह से हम रफ्तार के बारे में कह रहे हैं, इनोवेशन और एक्सपेंस के बारे में कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि जो स्कैम रिडन, एक तरह से नॉन इन्वेस्टर फ्रेंडली दुनिया था लास्ट डिकेड में, आज हम हाईएस्ट FDI सीकिंग सेक्टर बन गए हैं। देश के पूरे निवेश में हम डिजिटल इकोनॉमी जो है अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट। सर, जैसे आपने भी एक पॉइंट कहा कि 3.5% खाता इकोनॉमी में शेयर, फिर 10% का हो गया, अब 20% का आगे हो जाएगा। ऐसी क्या फैक्टर रहे, क्या वजह रही जो आप इस सेक्टर को लगातार एक कॉन्टिन्यूस ग्रोथ दे पाए? क्या फैक्टर ड्रिवन करा इस पूरे सिस्टम को गवर्न करने के लिए? मैं इसका रिस्पॉन्स में आपको एक कहानी बताऊंगा। जब मैं मंत्री बना था 7 जुलाई, उसके 2-3 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे UK भेजा, और मैं गया 30 स्टार्टअप्स के साथ, इंडियन स्टार्टअप्स के साथ, UK गवर्नमेंट के साथ संवाद था। और जब मैं मेरा लैंडिंग हुआ लंदन में, हाई कमिश्नर ने कहा 7 मंत्री, UK के मंत्री मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने सोचा, अरे मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, मोदी जी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हूँ, तो मेरा वर्ल्ड फेम हो गया है। बात ये था कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहते थे, हमारे स्टार्टअप से मिलना चाहते थे। तो 3 दिन में 7 मंत्री आए, हमारे स्टार्टअप से मुलाकात की, उनसे संवाद किया, और लास्ट दिन बोरिस जॉनसन, जब वो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनके घर में नाश्ता हुआ। नाश्ता के बाद बोरिस जॉनसन मेरे हाथ पकड़ के कहते हैं, ये आपके नरेंद्र मोदी जी इन युवाओं को खिलाते क्या हैं? ये इतने कॉम्पिटेंट और केपेबल, कॉन्फिडेंट कैसे बने हैं? तो मैंने तब वो आंसर दिया, मैं आपको आंसर ये दे रहा हूँ कि मोदी जी ने हमारे युवाओं के पोटेंशियल को अनकॉर्क किया है, उन्होंने एम्पावर किया है उनको। यही हम भारतवासी तब भी थे, लॉस्ट डेकेड में भी वही भारतवासी थे, और आज भी वही हैं, लेकिन उन्होंने हमारे पोटेंशियल को एम्पावर, एनेबल, कैटलाइज किया है, और उनके पॉलिसीज़ ऐसे हैं, और उनके सरकार के बिहेवियर, कॉन्डक्ट इज सच दैट कि वो हर युवा को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। तो ये बदलाव है। हाँ, ये कोई छोटी सी बदलाव नहीं है, बड़ा डीप स्ट्रक्चरल चेंज इन द अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट टू यूथ। सर, लेकिन ऐसे भारत की पिछले कुछ सालों में सबको दिख रहा है कि एक ग्लोबल छवि बनी है, दुनिया में एक ग्लोबल लीडर के तौर पे भारत की गिनती होना शुरू हुई है। लेकिन जब विपक्ष की बात करते हैं तो बाहर जाकर डेमोक्रेसी की बात, फ्री स्पीच की बात, एक छवि खराब करने की बात रहती है। इसको लेकर आपका अपना टेक क्या रहता है, क्योंकि लगातार आप इस पर हमलावर रहे हैं इन चीज़ों के प्रति? नहीं, मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैंने ये जब नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का सेलिब्रेशन हम सब कर रहे थे देश भर में, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार एक नॉन कॉलोनियल बिल्डिंग हम पार्लियामेंट बना रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि ये क्यों शर्माते क्यों हैं सेलिब्रेट करने में, क्यों, उनको क्या प्रॉब्लम है? जब देश कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, हमारे युवा लोग इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं,
इनको प्रॉब्लम क्या है टू सेलिब्रेट इट? हर देश के इतिहास में अच्छे क्षण होते हैं, बुरे क्षण होते हैं, सेलिब्रेटरी मोमेंट्स होते हैं, सैड मोमेंट्स होते हैं। जो सेलिब्रेटरी मोमेंट्स होते हैं, देश के सब भारतवासी मिलकर सेलिब्रेट करें। हमारे अगर डिजिटल इकोनॉमी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, यूएस और इंडिया क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में एमओयू कर रहा है, इंडिया ईयू टेक्नोलॉजी और ट्रेड काउंसिल में क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कोऑपरेशन की बात कर रहा है, और हम कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूसर ऑफ टेक्नोलॉजीज़ बने हैं। हमारे युवा स्टार्टअप्स कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स क्रिएट कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सेलिब्रेट ना करने की क्या चीज़ है? हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर इस सब को छोड़ छाड़ कर आपको जाके महीने में 5 बार फॉरेन जाना है, साल में 60 बार फॉरेन जाना है, और वहाँ पे जाके आपको यही कहना है कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, हमारे ईवीएम्स नहीं चलते, जुडिशरी नहीं चलता, मीडिया चलता नहीं है, डेमोक्रेसी इज़ अंडर डेंजर, तो मैं मानता हूँ इसका इलाज कौन करेगा, कैसे करेगा, मुझे तो नहीं मालूम। क्योंकि मैं ऐसा एक अपने आप को एक ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं एक प्राउड इंडियन सिटीज़न हूँ। जब प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं गिव मी योर ऑटोग्राफ, प्राइम मिनिस्टर ऑल्बनीज कहते हैं बिग बॉस, मुझे गर्व होता है नॉट एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलोन, मुझे गर्व लगता है एज एन इंडियन, क्योंकि मेरे देश का, मेरे कंट्री का रेपुटेशन इतना बड़ा हो रहा है कि लोग, दुनिया के लोग हमें रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये इनको प्रॉब्लम क्यों होता है? ये एक मूवी होता था एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, इसमें राहुल गांधी को दुख क्यों होता है, उनको मोहब्बत के दुकान के बारे में इतना याद क्यों आता है, ये वही बताएं। हम कौन होते हैं बताने वाले? जी सर। सर आपने अभी बात करी स्टार्टअप के बारे में कि बोरिस जॉनसन ने आपसे पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि युवा स्टार्टअप में लग गए। तो सर आंकड़ा भी कहता है कि 2014 के पास 350 के करीब 350 करीब स्टार्टअप थे, पर अब स्टार्टअप की संख्या शायद 90,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। उनमें यूनिकॉर्न की संख्या 100 के करीब तकरीबन है। तो सर ये क्या ऐसा एकदम से हुआ कि देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़ गई? दूसरा सवाल इसमें जो स्टार्टअप की वर्तमान जो चुनौतियां भी कुछ आई हैं, बीच में सवाल उठा कि थोड़ा चुनौतियां आ रही हैं, स्टार्टअप देश से बाहर भी ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो उसको लेकर क्या है? और ये स्टार्टअप का एकदम से जो ये इकोसिस्टम में स्टार्टअप बढ़ना शुरू हुए, इसके पीछे क्या फैक्टर काम किया? इसके पीछे बड़ा सिंपल फैक्टर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए हैं स्टार्टअप्स को एंटर करने के लिए और लॉन्च करने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मार्च 2022 मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली, उन्होंने स्पेस पॉलिसी अनाउंस किया कि स्पेस में प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप आ सकते हैं। मई 2022 में मुझे इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया बेंगलोर में स्पेस स्टार्टअप एक इवेंट। 138 स्टार्टअप्स हैड बीन क्रिएटेड इन स्पेस इस 2 महीने में। तो ये हो क्या रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहले लीडर हैं हमारे इतिहास में जो युवा पे इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि वो कह रहे हैं कि स्पेस जैसे सेक्टर को भी, सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर में भी मैं युवाओं को, स्टार्टअप्स को एंकरेज करूंगा, सरकार के साथ पार्टनरशिप करने के लिए एंकरेज करूंगा। हाल ही में आपने देखा इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया नाविक। उस नाविक कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट का जो चिप है, भारत में डिज़ाइन किया गया चिप है। वो आने वाले सालों में हमारे गाड़ियों में, हमारे मोबाइल फोन्स में वो जो जीपीएस चिप होगा वो नाविक चिप होगा, जो डिज़ाइंड इन इंडिया बाय स्टार्टअप वर्किंग विद गवर्नमेंट। तो ऐसा कॉन्फिडेंस अगर एक नेता में हो कि मैं यूथ में बिलीव करता हूँ और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो इंडिया टेकेड है या फ्यूचर ऑफ इंडिया है यही बनाएंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस अगर उन पे हैं तो वो तो रिस्पॉन्ड करेंगे ही। और यही हो रहा है कि आज मैं आज तक मंत्री बनने के बाद मैं 54 कॉलेजेस में जा चुका हूँ देश भर में, और एक जो कॉन्फिडेंस में मुझे देखने को मिलता है, मैंने 30 साल में टेक्नोलॉजी में हूँ, 30 से ज़्यादा साल, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है। और युवा जानते हैं कि वो इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में सबसे लकीएस्ट जनरेशन है कि सरकार भी उनके साथ हैं, सरकार की नीतियाँ भी उनको एंकरेज करते हैं, कैपिटल भी अवेलेबल है। आप उनके आइडियाज़ चाहिए और उनके हार्ड वर्क चाहिए, बस सक्सेस और फेलियर का यही एक तरह से रोड ब्लॉक है। और हमारे ज़माने में क्या होता था,
एक तो कोई गॉडफादर की ज़रूरत, गॉडफादर हो तो फिर बैंक चेयरमैन का गॉडफादर की ज़रूरत, कैपिटल स्कैरसिटी। तो ये बहुत बदला हुआ इंडिया है एंड यूथ के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ मॉडर्न इंडिया के इतिहास में इट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम इन मॉडर्न इंडियाज़ हिस्ट्री। आज के दिन तो युवा जानते ही हैं और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सर जैसे आपने भी बात करी कि विदेशी के स्टार्टअप्स के बारे में, तो सर उसमें देखें, जैसे एप्पल है की हम बात करें या सैमसंग की बात करें, वो भारत में प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, अपनी कंपनियां लगा रहे हैं भारत में। लेकिन अगर हम लोकल प्रोडक्शन की बात करें तो उसके लिए क्या योजना है कि हमारा टैबलेट हमारे यहाँ बने, हमारे यहाँ मोबाइल बने? ये हमारा मोबाइल, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बड़ा विजनरी स्कीम उन्होंने डिज़ाइन करके उन्होंने लॉन्च किया कॉल्ड PLI। PLI का मूल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मेरे मिनिस्ट्री में तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, और हर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडियन चैंपियंस भी हो और फॉरेन ब्रांड्स भी हो। तो एप्पल भी हो, सैमसंग भी हो और लावा भी हो, माइक्रोमैक्स भी हो, बोट भी हो, नॉइस भी हो। तो ये एक तरह से बड़ा क्लियर स्पष्ट रूप से उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि हम इंडियन चैंपियंस को भी एंकरेज करेंगे और ग्लोबल लीडर्स को भी एंकरेज करेंगे। और आप देख रहे हैं 2014 में मोबाइल फ़ोन्स हम 82% इंपोर्ट करते थे और 0 एक्सपोर्ट होता था। आज हम पूरे के पूरे 100% इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और पिछले साल 1 लाख करोड़ एप्पल और सैमसंग फ़ोन भारत में बना हुआ एक्सपोर्ट हुए हैं। तो ये नक्शा, जो बदला हुआ नक्शा आज देख रहे हैं, 2014 में बहुत ही अलग सा नक्शा था, अलग सा फ्रेमवर्क था, अलग सा रियलिटी था। सर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री के लीडर तमाम ये कहते हैं कि भारत ने जितनी जल्दी से कन्वर्जन किया, इसको अपनाया और इसमें कीर्तिमान बना दिया, मतलब इतनी जल्दी संभव नहीं था। हाँ जी। दुनिया के देश, हम कब तक चिप मैन्युफैक्चरर बन पाएंगे? आपको क्या लगता है? और क्या देखिए, बहुत जल्द बनेगा हमें, हमारे देश में। पिछले साल ये दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी अनाउंस किया और उन्होंने 76,000 करोड़ का आउटले भी अनाउंस किया था। उसके पश्चात आज 20 से 23 डिज़ाइन स्टार्टअप शुरू हुए हैं। आप मैं एक एग्जांपल देता हूं, टेस्ला के जो चीफ AI आर्किटेक्ट है जिम केलर, अमेरिकन है, बड़े फेमस आदमी हैं, उन्होंने 2 चिप डिज़ाइन फर्म शुरू किए हैं। कहाँ पर मालूम है? सिलिकॉन वैली में नहीं, जापान में नहीं, लंदन में नहीं, बेंगलोर में। तो ये जो डिज़ाइन का एक मोमेंटम शुरू हुआ है कि फ्यूचर ऑफ डिज़ाइन, फ्यूचर ऑफ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन भारत में होगा, वो ट्रेन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और चल पड़ा है उसका मोमेंटम। दूसरा और तीसरा पहलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में है पैकेजिंग और फैब। पैकेजिंग के भी काफ़ी प्रपोजल आए हैं और बहुत ही जल्द सरकार उसको हम अप्रूव करके हम अनाउंस करेंगे। तीसरा रहा फैब। फैब सबसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे कैपिटल इंटेंसिव है और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो गिन चुने कंपनियों के हाथ में है, सैमसंग है, इंटेल है, TSMC है, ST माइक्रो है, ग्लोबल फाउंड्रीज है, उन गिने चुने कंपनियों में से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट हमारे जो एप्लीकेशन दिए हुए कंसोर्टियम से वो निगोशिएट कर रहे हैं। जब वो निगोशिएशन ख़त्म हो जाएगा हम उनको भी अप्रूवल दे देंगे। तो मुझे लगता है मोटे मोटे तौर पे हमारे देश में चिप पैकेजिंग के कैपेसिटीज़ होंगे बाय 24-25 और चिप मैन्युफैक्चरिंग के होंगे बाय 26। ये मेरा एस्टिमेट है, अनुमान है। जी सर, आपको क्या लगता है कि कितना इसमें वर्कफोर्स की नीड पड़ेगी आगे, लोगों के लिए मौके या इंडस्ट्री के लिए मौके, नए स्टार्टअप के लिए मौके कितनी इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, कैसे आएंगे? आप सेमीकंडक्टर को एलोन मत देखिए, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर को मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के इकोसिस्टम के एक प्रकार से, इट इज़ द ओवरऑल इकोसिस्टम। और इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 कैटेगरियां हैं। एक तो हम कहते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल, दूसरे कहते हैं कंप्यूट एवं स्मार्टफोन, और तीसरा पकड़िए 3 कैटेगरीज है, तीसरा हम कहते हैं वायरलेस और टेलीकॉम। इन तीनों कैटेगरियों में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और हमारा एस्टिमेशन ये है
द टोटल वर्कफोर्स, डिजिटल इकोनॉमी के टोटल वर्कफोर्स बाय 2026 6 करोड़ से ज़्यादा होगा। 6 to 6.5 करोड़ विल बी टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, दुनिया। सर, बात होती है मिस इन्फॉर्मेशंस की। बार बार दुनिया में प्रधानमंत्री ने भी पिछले साल कहा कि बहुत बड़ा खतरा है सबके लिए मिस इन्फॉर्मेशन का होना। सरकार की तमाम कवायदें चल रही हैं इसको लेकर कि कैसे इसको रोका जाए, क्या करा जाए। सरकार इसको रोकने के लिए क्या कोई बिल में या कोई चीज़ें नई ऐड करना चाहती है? क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा हो गया, दुनिया इसको बहुत बड़ा टेररिज्म के तौर पर खतरा मानती है। नए नैरेटिव गढ़ने के लिए या गलत नैरेटिव गढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आप इसको किस तरह से देखते हो? सरकार का अपना क्या इस पर आगे प्लान है? देखिए, मई 2021 में और फिर अक्टूबर 2022 में सरकार ने 2 नए रूल्स, आईटी रूल्स अंडर द आईटी लॉ हमने नोटिफाई किए हैं। इसमें हम एक नया फ्रेमवर्क हमने डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट किया है कंसल्टेशन के बाद, स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद, कि ये जो कांग्रेस के ज़माने में एक तरह से ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी का दुनिया बना था सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए, उसको हमने बदला है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरमीडियरीज अकाउंटेबल होंगे, और अकाउंटेबल होंगे अपने हमारे डिजिटल नागरिक को। और हमने रूल्स में स्पष्ट रूप से कहा है कि 10 कैटेगरीज के कंटेंट वो जिम्मेदार रहेंगे कि वो ऐसे कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म में ना रहे, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, जैसे रिलीजियस इंसाइटमेंट के कंटेंट, जैसे पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के कंटेंट, जैसे कोई रिवेंज पॉर्न टाइप ऑफ अ कंटेंट, जैसे उसमें एक कैटेगरी है मिस इन्फॉर्मेशन एंड पेटेंटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन। क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन और पेटेंटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन आज के दिन में इंटरनेट में बहुत ही हानिकारक, बहुत ही डैमेजिंग, बहुत ही टॉक्सिक, और उसका कॉन्सिक्वेंस लॉ एंड ऑर्डर पे, उसका कॉन्सिक्वेंस सोशल एमिटी पे डायरेक्टली हमने देखा है और रोज देख रहे हैं। और इस एआई के दुनिया में मिस इन्फॉर्मेशन का वेपनाइजेशन बहुत ही डेंजरस हो गया है और इवन मोर डेंजरस हो गया है। तो हमने एक प्रावधान किया है रूल 31B5 में कि मिस इन्फॉर्मेशन और पेटेंटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी पुट ऑन द प्लेटफॉर्म इफ दे आर टू एंजॉय इम्यूनिटी। यानी कि अगर वो रखते हैं, उसका मतलब यही है कि वो उनका जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द कोर्ट, जो यूपीए के टाइम में दिया गया था, वो हट जाता है, और जो एग्रीड पार्टी है और ये जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट तय करेगा कि कौन गलत है कौन सही है। तो हमने इस प्रावधान में फैक्ट चेकिंग हम लेकर आए हैं कि सरकार के बारे में ये बड़ा डेंजरस हो गया है। आपने देखा मणिपुर में फॉर एग्जांपल आर्मी के ऑफिसर्स के बारे में एक फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया गया था कि वहाँ पे एक कम्युनिटी के ऑफिसर्स दूसरे कम्युनिटी के सिटीजन्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपने देखा वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल था कि खालिस्तानियों ने 1000 से ज़्यादा अकाउंट्स खोलकर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे थे, इंसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। तो ये बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड है, ये कोई कैजुअल इशू नहीं है। और मिस इन्फॉर्मेशन का मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, इट इज़ अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर टू अ सेफ एंड ट्रस्टेड इंटरनेट। और हमने प्रावधान लाए हैं रूल्स में, हम इसको बड़े सीरियसली ले रहे हैं, और फैक्ट चेकिंग यूनिट ऐसे गलत इंफॉर्मेशन को लेबल करेगा कि ये गलत है बस, और उसका रवैया कोट करेगा इफ द प्लेटफॉर्म वांट्स टू कीप इट ऑन द प्लेटफॉर्म। सर, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है इस पार्लियामेंट सेशन में, बात हो रही है, क्या इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है? और तैयार अगर हो गया है तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो चुनौतियां इसके लेकर हैं उसको कैसे ही टैकल करेगा, या क्या नए प्रावधान आपने किए हैं इसके अंदर? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के विजन में ये ओपन, सेफ एंड ट्रस्टेड एंड अकाउंटेबल इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी स्पेस के लिए उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड लॉज का एक तरह से उन्होंने डायरेक्शन दिया कि हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड लॉज चाहिए। एक है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, दूसरा है नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, और तीसरा है डिजिटल इंडिया एक्ट। 2 तैयार हो गए हैं, वो कैबिनेट में जाकर अप्रूव होकर पार्लियामेंट जाएंगे, और तीसरा कंसल्टेशन के लिए शुरू होगा जून में। और हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि वो भी जल्द से जल्द
इस साल में ही पास हो, ताकि एक तरह से एक पूरा कंटेम्प्रेरी फ्रेमवर्क बने, हमारे इनोवेशन इकोनॉमी को भी आगे दौड़ाए, आगे एक्सपैंड करें और हमारे डिजिटल नागरिक को भी प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट ऑल दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इमर्जिंग थ्रेट्स। और एक तरह से एक ग्लोबल छवि दैट इंडिया इज नॉट ओनली अ लीडर इन इनोवेशन, इट इज ऑल्सो अ लीडर इन रेगुलेशन एंड रूल्स एंड मैनेजिंग यूजर हार्म। सर, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर भी सरकार ने एक अच्छा खासा फंड जारी किया, 6,300 करोड़ रुपए का। सर, तो क्वांटम कंप्यूटिंग की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों एक आम जनता के लिए इसका क्या उपयोग होगा? आपको क्या लगता है, क्यों फ़ायदेमंद? देखिए, 3 ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जहां पर भारत, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने कह दिया आपको, सेमीकंडक्टर मैंने कह दिया, और तीसरा है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। और क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे कंप्यूटिंग मॉडल, जो आज के दिन में हम जो कंप्यूटर्स देखते हैं 0 1 डिजिटल, उसको बहुत ज़्यादा डिसरप्ट कर सकता है। और ये सिक्योरिटी की दुनिया में, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के दुनिया में क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत ही बड़ा एक रोल हो सकता है इफ़ इट इज़ रियलाइज्ड। तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक तरह से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का कटिंग एज है, और उसमें भी भारत आगे रहना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम किसी के साथ कंज्यूम ना करें, हम अपना ही कैपेबिलिटीज़ बनाएं क्वांटम में। और वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ और मेटी के बीच में एक जॉइंट प्रोग्राम है, 8,000 करोड़ प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं कि हम फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटिंग में उसमें भी आगे बढ़े। क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे एग्जिस्टिंग कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क से एक तरह से जेनरेशनली अहेड है। और मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपके व्यूअर्स को, लेकिन एक पैराडाइम शिफ्ट है इन कंप्यूटिंग, और बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक एरिया है, हमें हमारे प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है उसमें। सर, आप एक टेक्नोक्रेट थे और टेक्नोक्रेट से आप एक सफल पॉलिटिशियन हुए। इसके सफ़र के बारे में कुछ बताएं, और कैसा ये सफ़र रहा, किसमें कुछ चीज़ों के बारे में अगर बता सकें। देखिए, मैं ऐसा मेरे बारे में मुझे बोलने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे लाइफ में मैं पहले सिलिकॉन वैली में इंजीनियर था, और फिर यहाँ आकर मैंने मोबाइल सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप सीखा, मैंने दिखाया, मैंने किया, और 2006 में मैं पॉलिटिक्स में आया। ये मेरा 17th ईयर है पॉलिटिक्स में और पब्लिक लाइफ में। ये सफ़र ऐसी है, एवरी जर्नी इन्वॉल्व्स लर्निंग, सीखना, पढ़ना, अडेप्ट करना, और मैं मानता हूँ 17 साल में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। आप कहेंगे और दुनिया देश के लोग कहेंगे कि मैंने कुछ किया है, वो आप ही तय करेंगे, लेकिन ज़रूर मैंने सीखा है और मेहनत किया है, और मेरे जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं मैंने काम करने की कोशिश भी की है। सर, एक अंतिम सवाल आपसे है कि प्रधानमंत्री मोदी को पूरा देश ऐसे स्टेट्समैन के तौर पे देखता है, एक टालिस्ट लीडर के तौर पे देखता है, पर बतौर बॉस, बतौर लीडर आप उनसे क्या सीखते हैं, और क्या उनसे ऐसी बात है जो उनको सबसे अलग कर रही है? नहीं, देखिए, मैं बहुत कुछ सीखा उनसे। एक तो ही इज़ वेरी इंस्पिरेशनल, और मैं ये कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हूँ, और मेरे नसीब में आई हैव वर्कड विद मैनी वेरी ब्राइट पीपल इन माई लाइफ। मेरा अपॉर्चुनिटी रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफ़ी सारे लोगों के साथ काम करना, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का वर्क एथिक, उनका डेडिकेशन टू हिज विजन, उनका ओपननेस टू लिसन टू अदर पीपल। मैं जब कोई नहीं था पॉलिटिक्स में, एक कोई छोटा मोटा एमपी था, तब भी वो मुझे टाइम देते थे, और मैं साहस के साथ मेरे पॉइंट्स रखता था, वो सुनते थे। तो एबिलिटी टू लिसन, और जब मैं मंत्री बना उन्होंने मुझे कहा कि आप सक्सेसफुल बनिए। तो ऐसे जो लीडर हैं जो दूसरों के सक्सेस में इतने इन्वेस्टेड हैं, वो तो रोज़ इंस्पायर करता है, करेगा और करता रहेगा। सो आई थिंक ही इज़ बहुत ही एक सिंगुलरली यूनिक लीडर एंड सिंगुलरली यूनिक ह्यूमन बीइंग। सर, जागरण को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सारे सवालों का आंसर दिया। थैंक यू सर।